तो आज अपन पढ़ेंगे एंटी डायबिटिक ड्रग्स। एंटी डायबिटिक ड्रग्स के अंदर देखेंगे डायबिटीज़ कितने टाइप्स की होती है, बीटा सेल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे और कौन कौन सी ड्रग्स उसमें यूज होती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो इसमें डायबिटीज़ की डेफिनेशन, डायबिटीज़ मेलाइटस इज डिफाइंड एज एन एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज एसोसिएटेड विथ एब्सेंट और इनएडुकेट पेनक्रियाटिक सिक्रेशंस। ठीक है, तो फर्स्ट जो डायबिटीज़ इसमें जो है टाइप 1 डायबिटीज़ है और टाइप 2 डायबिटीज़ है। ठीक है, और नेक्स्ट है गेस्टेशनल डायबिटीज़ और अदर। तो फर्स्ट अभी जो मैंने डेफिनेशन बताया उसमें क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, एलिवेटेड हो जाता है। किसकी वजह से, इंसुलिन के सिक्रेशंस की वजह से। इंसुलिन का सिक्रेशन क्या हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, या परमानेंटली इंसुलिन का सिक्रेशंस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से क्या डेवलपमेंट होगा, डायबिटीज़ डेवलपमेंट होगी। डायबिटीज़ का मतलब ये है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा। किसकी वजह से एलिवेट होगा, इंसुलिन के लेवल के डिक्रीज होने की वजह से, या परमानेंटली इंसुलिन के सिक्रेशंस का, इंसुलिन का जो सिक्रेशंस होता है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है वो डायबिटीज़ को अपन बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 2 जो डायबिटीज़ होती है उसको बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। और गेस्टेशनल डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है, प्रेगनेंसी। क्या होता है गेस्टेशनल, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़। और ये जो होती है ये क्या होती है, नॉट अ पैथोलॉजिकल कंडीशन, नॉट अ पैथोलॉजिकल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अब बताया मैंने अदर्स। अदर्स के अंदर क्या आएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। किसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, तो इसमें आती है ड्रग्स। ड्रग्स के अंदर कौन सी ड्रग आएगी, एंटी साइकोटिक। कौन सी ड्रग आएगी, एंटी एंटी साइकोटिक। ठीक है, और एंटी साइकोटिक्स के अलावा जो ड्रग आएगी वो आएगी स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स के अंदर आती है बीटा मेथाजोन। कौन सी, बीटा मेथाजोन, प्रेडनिसोलोन। ठीक है, जो भी है सारे स्टेरॉइड्स इसके अंदर आएंगे। इसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और कुछ डिसीज होती है, क्या होती है, डिसीज के अंदर क्या आएगा, डिसीज के अंदर आएगा रीनल डिसीज। रीनल डिसीज हो सकता है, लिवर डिसीज हो सकती है, लिवर डिसीज, और ब्लड प्रेशर्स हो सकता है। ठीक है, इनकी वजह से भी क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन इसमें ना ही इंसुलिन का कोई रोल है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ पे आते हैं वापस। किस पे आते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 जो डायबिटीज़ अभी बताया ये क्या होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। और टाइप 2 जो होती है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। अब पढ़ लेते हैं इनको, देखते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस क्या है। तो टाइप 1 के अंदर क्या होता है, टाइप 1 के अंदर जो है, मान लेते हैं कि ये क्या है, पेनक्रियाज है, और यहाँ पे अपने क्या प्रेजेंट है, बीटा सेल्स। बीटा सेल्स, सब बीटा सेल्स। ठीक है, और बीटा सेल से क्या रिलीज होगा, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन। अब क्या होता है, कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो बीटा सेल्स को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कौन कौन से फैक्टर हो गए, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अगर आपके बीटा सेल्स पे अटैक करेगा, कुछ वायरस होते हैं, ये क्या हो गए, पैथोजेंस हो गए। क्या हो गए, ये अगर बीटा सेल्स पे अटैक करेगा तो क्या एक्टिवेट होगा, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। और इम्यून सिस्टम क्या करेगा, डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय बीटा सेल। इम्यून सिस्टम आपको बीटा सेल्स को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इंसुलिन का सिक्रेशंस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टाइप 1, और क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, और भी फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स। क्या होते हैं, जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक के अंदर क्या आएगा, जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर के अंदर आएगा HLA जीन। HLA जीन,
HLA जीन्स को बोलते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजेंस बोलते हैं। ये क्या होता है, जब टी सेल्स होती है, ठीक है, ये टी सेल्स क्या है, इम्यून सेल है। क्या है, टी सेल्स क्या है, इम्यून सेल है, ठीक है। तो ये टी सेल्स जो होती है, ये मान लेते हैं कि ये टी सेल है, ठीक है, और इसकी सरफेस पे प्रेजेंट होता है HLA। क्या प्रेजेंट होता है, HLA जीन। ये एक तरीके से मान लेते हैं कि ये टी सेल्स की आंखें हैं। क्या है, टी सेल्स की आंखें। ये क्या करती है टी सेल्स, ये क्या करती है, टी सेल्स की आंखें होती है, ये क्या करती है, डिटेक्ट करती है एंटीजन, कि ये अपनी बॉडी का एंटीजन है या कोई बाहर का एंटीजन है, ठीक है। तो ये अगर मान लो इसकी आंखें अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, या मैं बोल देता हूँ लैंग्वेज में कि HLA जीन्स में अगर चेंजेस हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, और HLA जीन अगर अपना फंक्शन कर नहीं पाए, तो ये डिटेक्ट कर पाएगा कि अपनी बॉडी का एंटीजन है या कोई बाहर का एंटीजन है, नहीं। तो ये टी सेल्स डायरेक्टली किसके ऊपर अटैक करती है, फर्दर बीटा सेल्स के ऊपर, और बीटा सेल्स को क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। और टी सेल्स के अलावा जो है कुछ एंटीबॉडीज होती है। क्या होती है, एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी भी क्या करती है, बीटा सेल्स के ऊपर क्या करती है, अटैक करती है, एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये हो गया टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की। किसकी बात करते हैं, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। अब टाइप 2 जो होता है वो क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। अभी बताया टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन टाइप 2 जो होती है वो क्या होती है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। क्या होती है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट इसलिए बोला कि मान लो कि ये पेनक्रियास है, पेनक्रियास पे वापस फर्दर बीटा सेल्स, बीटा सेल्स, बीटा सेल्स। अब इसमें क्या हो रहा है, इंसुलिन का सिक्रेशन क्या हो रहा है, इंसुलिन का सिक्रेशन हो रहा है। इसको नॉन इंसुलिन इसलिए बोला, इसमें इंसुलिन का सिक्रेशन तो होता है, या तो इंसुलिन का सिक्रेशन क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, ठीक है। या फिर क्या होता है कि जैसे कि आप कोई भी डाइट लेते हैं, फूड इनटेक किया, ठीक है, फूड इनटेक करेंगे तो क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब इस ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हुआ है तो इस ग्लूकोज को क्या करना पड़ेगा, सेल्स के अंदर जाना पड़ेगा, ग्लूकोज को जाना कहाँ जाना पड़ेगा, सेल्स के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है कि ये ग्लूकोज जैसे ही इंक्रीज हुआ तो ये ग्लूकोज सेल्स के अंदर इंटर नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता है, कि ग्लूकोज का जो मोलिकुलर वेट होता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। क्या होता है, ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट क्या होता है, हाई होता है, और ये क्या होता है, पोलर होता है। तो फिर ग्लूकोज सेल्स के अंदर कैसे इंटर करेगा, तो ग्लूकोज सेल्स के अंदर इंटर करता है, यहाँ पे सेल्स की सरफेस पे होते हैं इंसुलिन रिसेप्टर। क्या होते हैं, इंसुलिन इंसुलिन रिसेप्टर, ठीक है। मान लो ये इंसुलिन रिसेप्टर 1 2 3 4 और 5। क्या होगा, यहाँ से बीटा सेल से क्या रिलीज होगा, इंसुलिन रिलीज होगा, और इंसुलिन कहाँ आएगा, ब्लड में, और ब्लड में आने के बाद कहाँ पे बाइंड होगा, इंसुलिन रिसेप्टर पे। और जैसे इंसुलिन रिसेप्टर पे बाइंड होगा तो ये चैनल्स यहाँ पे क्या होगा, ओपन हो जाएगा, और ग्लूकोज जो है वो सेल्स के अंदर क्या होगा, फैसिलिटेट इंटर करेगा, और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, वो ग्लूकोज को यूज़ करेगा और क्या बनाएगा, ATP का फॉर्मेशंस करेगा, ठीक। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर इंसुलिन का तो सिक्रेशंस हो रहा है, लेकिन कई बार ये जो रिसेप्टर होते हैं, इंसुलिन के जो रिसेप्टर होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। इंसुलिन इस रिसेप्टर पे क्या होता है, बाइंड नहीं हो पाता है। और दूसरा जो होता है क्या होता है, ये रिसेप्टर जो होते हैं इनकी संख्या क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इंसुलिन रिसेप्टर पे बाइंड नहीं हो पाएगा तो ग्लूकोज सेल्स के अंदर इंटर नहीं कर पाएगा, तो ऑल ओवर ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है, रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं इंसुलिन के बाइंड करने की, रिसेप्टर क्या हो सकते हैं, डिसेंसिटाइज हो सकते हैं। क्या होते हैं, रिसेप्टर डिसेंसिटाइज। और नेक्स्ट फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ इंसुलिन, नंबर ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, ठीक है। तो ये किसके अंदर आएगा, टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर आएगा। नेक्स्ट जो स्लाइड देखते हैं उसके अंदर बीटा सेल्स,
पेनक्रियास का जो स्ट्रक्चर देखा जाए, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ले रखा है। इसके अंदर ये पेनक्रियाज है, ठीक है। तो यहाँ पे पेनक्रियाज के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये रेड कलर की, ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज है। क्या है यहाँ पे, रेड कलर की ब्लड कैपिलरीज है। और देखा जाए पेनक्रियाज के अंदर दो दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट के अंदर क्या होता है, एक का फंक्शन होता है एक्सोक्राइन, एक फंक्शन होता है एक्सोक्राइन, और दूसरा फंक्शन होता है एंडोक्राइन। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्सोक्राइंस के अंदर क्या होता है, एक्सोक्राइंस के अंदर एसिनार सेल क्या होती है, एसिनार सेल से क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या आएगा, अमाइलेज, प्रोटीएज और लाइपेज। अमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन करता है। प्रोटीएज क्या करता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा। और लाइपेज जो है वो क्या करता है, लिपिड्स का ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। तो एक्सोक्राइंस के अंदर क्या होता है, ये जो अमाइलेज, प्रोटीज और लाइपेज जो रिलीज होती है, ये डायरेक्ट कहाँ पे जाते हैं, एक डक्ट में जाते हैं। डक्ट में जाके ये स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। कहाँ पे रिलीज होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं, और फूड का क्या करते हैं, ब्रेक डाउन के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। और एक्सोक्राइन जो होता है उसका 98% फंक्शन कौन सा होता है, एक्सोक्राइन, मतलब कि बीटा सेल्स का जो जो एरिया, सॉरी, पेनक्रियास का जितना एरिया है उसमें 98% एरिया किसका होता है, एक्सोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। और 2% जो एरिया होता है उसमें अपने कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, एंडोक्राइन फंक्शंस की सेल होती है। अब बात करते हैं एंडोक्राइंस के अंदर क्या होता है। एंडोक्राइन का बताया मैंने कितना एरिया होता है, 2% होता है, ठीक है। और ये एंडोक्राइंस का मतलब ये है कि जो भी पेप्टाइड सिक्रेशन होते हैं वो डायरेक्ट कहाँ पे सिक्रेशन होते हैं, इनका ब्लड में। कहाँ पे सिक्रेशन होता है, डायरेक्ट क्या होते हैं, ये ब्लड कैपिलरीज होती है, डायरेक्टली जो है कहाँ पे मिक्स होते हैं, जाके ब्लड में मिक्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर देखो, मैंने अभी बताया, यहाँ पे क्या है, ब्लड कैपिलरीज है। फर्स्ट जो है ये ब्लड कैपिलरीज, ये यहाँ पे रेड रेड जो भी मार्किंग है, ये ब्लड कैपिलरीज है, ये ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है। और एक्सोक्राइंस के अंदर ये एसिनार सेल्स, जो आउटर वाला जो एरिया होता है वहाँ पे कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, एसिनार सेल्स होती है, जो क्या करती है, अमाइलिन, प्रोटीज और लाइपेज का क्या करती है, सिक्रेशंस करती है। और बीटा सेल्स की बात करें तो यहाँ पे जो है ये सारी बीटा सेल्स, ये बीटा सेल्स, ये सारी जो बीच में जो सेल्स दिख रही है, ये आपको कौन सी सेल्स है, बीटा सेल्स है, ये बीटा सेल्स, बीटा सेल्स, ठीक है। और ये डार्क ब्लू वाली जो सेल्स दिख रही है, ये कौन सी है, अल्फा सेल, अल्फा सेल्स, अल्फा सेल्स, ठीक है। और डेल्टा सेल्स जो होती है वो पेनक्रियास के अंदर उनके जो परसेंटेज होता है वो काफ़ी कम होता है। तो देखिए आपको डेल्टा सेल्स बहुत कम दिखेगी, एक ये डेल्टा सेल है, और यहाँ पे ये डेल्टा सेल है, और ये डेल्टा सेल्स है, ठीक है। तो डेल्टा सेल्स का जो परसेंटेज होता है वो काफ़ी कम होता है। और एक और सेल्स होती है उसको बोलते हैं एफ सेल्स। क्या बोलते हैं, एफ सेल्स। एफ सेल्स को बोलते हैं पीपी सेल्स भी बोलते हैं। ये क्या रिलीज करता है, पॉलीपेप्टाइड। क्या रिलीज करता है, पॉलीपेप्टाइड, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। एफ सेल्स, पीपी सेल्स को क्या बोलते हैं, एफ सेल्स भी बोलते हैं। इससे क्या रिलीज होता है, पॉलीपेप्टाइड का क्या होता है, सिक्रेशन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एंडोक्राइन फंक्शन की। एंडोक्राइंस में क्या होता है, अल्फा सेल से रिलीज होता है ग्लूकागोन, और बीटा सेल से क्या रिलीज होता है, इंसुलिन, ठीक है। तो और डेल्टा सेल से क्या रिलीज हो रहा है, सोमेटोस्टेटिन। और एप्सिलॉन सेल से क्या रिलीज होता है, ग्रिलिन। क्या रिलीज होता है, एप्सिलॉन सेल से ग्रिलिन, ठीक है। तो ग्रिलिन जो होता है उसको हंगर हॉर्मोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हंगर हॉर्मोन्स। ये क्या करता है, एपेटाइट को स्टिमुलेट करता है। किसको स्टिमुलेट करता है, एपेटाइट। एपेटाइट को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। और पॉलीपेप्टाइड, यहाँ पे लिखा है मैंने पीपी सेल्स, पॉलीपेप्टाइड, ये क्या करता है, ये इंसुलिन के रिलीज को क्या करता है, थोड़ा सा स्टिमुलेट करने का काम करता है। और ग्लूकागोन के रिलीज को क्या करता है, ग्लूकागोन के रिलीज को सप्रेस करने का काम करता है। और जीआईटी, मोटिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज करने का काम करता है। ये फंक्शन होता है पॉलीपेप्टाइड का। और कहाँ से सिक्रेट होता है, पीपी सेल से। और इस सेल्स को बोलते हैं एफ सेल्स भी बोलते हैं, एफ सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन को बोलते हैं यूनिवर्सल इनिबिटरी हॉर्मोन्स बोलते हैं। डेल्टा सेल से रिलीज होता है। तो ये सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, यूनिवर्सल इनिबिटरी हॉर्मोन से, ठीक है। तो बात करते हैं सोमेटोस्टेटिन, स्टेटिन, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल इनिबिटरी हॉर्मोन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इनिबिटरी हार्मोन। अब ये सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, ये
इंसुलिन, इंसुलिन के रिलीज को क्या करता है, डिक्रीज करता है। ग्लूकागोन के रिलीज को भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। और न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं उसके भी रिलीज को क्या करता है, डिक्रीज करता है। थायराइड हॉर्मोन्स जो होता है उसको भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। और थायराइड हॉर्मोन्स हो गए बॉडी के अंदर। और एक और होता है गाबा, गाबा, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इंक्रीज इसलिए बता रहा हूँ कि गाबा जो होता है वो कौन सा होता है, इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। कौन सा होता है, गाबा इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इनिबिशन, अपोजिट क्या होगा, इनिबिशन होगा। ठीक है, तो ये सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, सोमेटोस्टेटिन जैसे कि बात करें अभी इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन जो है वो क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करने का काम करता है। लेकिन ये इंसुलिन को लेवल को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्योंकि ये जो होता है, जैसे कि फर्स्ट जो देखते हैं, पहले तो बता देता हूँ कि सोमेटोस्टेटिन क्या करता है। तो फर्स्ट जो देखा जाए तो अल्फा सेल्स, अल्फा सेल से जो है क्या रिलीज हो रहा है, ग्लूकागोन। क्या रिलीज हो रहा है, ग्लूकागोन। और बीटा सेल से अपना क्या रिलीज हो रहा है, इंसुलिन। ठीक है, अब इंसुलिन क्या कर रहा है, इंसुलिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर रहा है। लेकिन ग्लूकागोन जो है वो क्या करता है, इंसुलिन का अपोजिट फंक्शन करता है। ये ब्लड ग्लूकोज को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। अब ये ग्लूकागोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का कैसे काम करता है, कि जब आप फूड लेते हो या ब्लड फूड लेते हो तो उससे क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। या अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, अगर ये ग्लूकोज अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है, एक्सेस में होता है तो वो लीवर में स्टोर हो जाता है। कहाँ होता है, लीवर में। और कौन से फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन। कौन से फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन। ठीक है, अब कभी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज की तो वापस अल्फा सेल्स क्या होती है, स्टिमुलेंट होती है। और इस अल्फा सेल से क्या रिलीज होता है, ग्लूकागोन। और ये ग्लूकागोन क्या करेगा, ग्लाइकोजन का क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। और इस ग्लाइकोजन से फर्दर वापस क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाने का काम करेगा। और ग्लूकोज जो है वो ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये ग्लूकागोन जो होता है वो अपोजिट काम करता है बीटा सेल्स के। ठीक है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करता है। और बीटा सेल्स जो होती है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है। लेकिन अभी मैंने बताया सोमेटोस्टेटिन जो होता है यूनिवर्सल इनिबिटरी हार्मोन से। और ये क्या करता है, इंसुलिन के सिक्रेशन, ग्लूकागोन के सिक्रेशन, न्यूरोट्रांसमीटर्स के सिक्रेशन, थायराइड के सिक्रेशंस को भी ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, और गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड जो होता है न्यूरो इनिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, उसके सिक्रेशंस को भी क्या करता है, बढ़ाता है, ताकि फर्दर क्या हो, इनिबिशंस डेवलपमेंट हो। तो सोमेटोस्टेटिन्स का जो रोल है इनिबिशन का, ये एक तरीके से क्या करता है, होम्योस्टेसिस के लिए होता है। क्या होता है, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होती है, मान लो इंसुलिन का ओवर सिक्रेशन हो गया, क्या हो गया, अगर इंसुलिन का ओवर सिक्रेशन हो गया तो क्या स्टिमुलेंट होगा, सोमेटोस्टेटिन। ये क्या करेगा, फर्दर इंसुलिन के सिक्रेशंस को क्या करेगा, इनिबिट करेगा। और फर्दर ये ग्लूकागोन के सिक्रेशंस को भी क्या करेगा, सोमेटोस्टेटिन। यहाँ लिख देता हूँ, सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, अगर मान लो बीटा सेल्स के पेनक्रियास पे क्या हो गया है, कैंसर डेवलपमेंट हो गया। क्या हो गया, कैंसर हो गया। तो क्या होगा, नंबर ऑफ बीटा सेल्स क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो फर्दर इंसुलिन का सिक्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे क्या डेवलपमेंट होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। क्या डेवलपमेंट होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। उस कंडीशन में सोमेटोस्टेटिन रिलीज होगा और इंसुलिन के रिलीज को क्या करेगा, कम करेगा। और ग्लूकागोन का भी अगर ओवर सिक्रेशन हो रहा है, या मान लो किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से या किसी भी डिसीज की वजह से ग्लूकागोन का ओवर सिक्रेशन हो रहा है, तो वहाँ पे सोमेटोस्टेटिन रिलीज होगा और फर्दर क्या करेगा, ग्लूकागोन के रिलीज को क्या करेगा, कम करेगा। तो सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। और बहुत सारी डिसीज होती है उसमें भी जो है वो बाहर से सोमेटोस्टेटिन का यूज़ हो रहा है। जैसे कि थायराइड है, थायराइड का अगर ओवर सिक्रेशन हो रहा है तो वहाँ पे क्या करते हैं, सोमेटोस्टेटिन देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, थायराइड का सिक्रेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और एक और सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, ग्रोथ हॉर्मोन्स, क्या होता है, ग्रोथ हॉर्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ग्रोथ हार्मोन जिसमें एक्सेस में होता है उसको बाहर से क्या दिया जाता है, सोमेटोस्टेटिन दिया जाता है, ताकि ग्रोथ हार्मोन्स का लेवल जो है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने बीटा सेल्स पे बताया, बीटा सेल्स पे जो रिलीज होता है
मैं बता चुका हूँ। अब बीटा सेल्स पे एक और कंपोनेंट होता है प्रो इंसुलिन। क्या होता है? प्रो इंसुलिन, ठीक है। अब प्रो इंसुलिन क्या होता है? प्रो इंसुलिन जो होता है वो क्या होता है? प्रिकर्सर ऑफ इंसुलिन होता है। क्या होता है? बीटा सेल से क्या रिलीज होता है फर्दर? बीटा सेल से रिलीज होता है इंसुलिन और प्रो इंसुलिन और सी पेप्टाइड, ठीक है। अब बात करते हैं इंसुलिन की। तो इंसुलिन का प्रिकर्सर प्रिकर्सर ऑफ इंसुलिन कौन है? प्रो इंसुलिन। ये क्या है? प्रिकर्सर प्रिकर्सर ऑफ इंसुलिन। अब सबसे पहले मतलब कि प्रो इंसुलिन से मिलके क्या बनता है? इंसुलिन बनता है। जैसे मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बताता हूँ। सबसे पहले जो आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ वो मैं इंसुलिन का बता रहा हूँ। तो ये फर्स्ट जो चेन हो गई इसको बोलते हैं बी चेन, ठीक है। और ये सेकंड जो चेन है ये क्या है? ए चेन। और इसके अंदर दो दो बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया? इंसुलिन का हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे एक और चेन। ये मैंने केवल सिंगल चेन बनाई तो इसको बोलते हैं सी चेन। क्या बोलेंगे इसको? सी चेन। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर जो हो गया ये सी पेप्टाइड, इसको बोलते हैं सी पेप्टाइड, ठीक है। और ये बीटा सेल से जब बनते हैं तो 50% क्या बनता है? इंसुलिन बनता है। 50% क्या सिक्रेशन होता है? इंसुलिन का होता है। और 50% का किसका सिक्रेशन होता है? सी पेप्टाइड का होता है। दोनों का सिक्रेशन, दोनों का जो सिक्रेशन जो होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इंसुलिन की जो हाफ लाइफ होती है, हाफ लाइफ जो होती है इंसुलिन की वो क्या होती है? कम होती है। किसके कंपेयर में? सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड की हाफ लाइफ क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन इसका अपने बॉडी के अंदर ज़्यादा कोई बायोलॉजिकल रोल है नहीं। लेकिन बहुत सारा रिसर्च है या डॉक्टर है। इंसुलिन तो जो है मान लो सीक्रेट हुआ खाना खाने के बाद तो जल्दी ये जल्दी क्या हो जाएगा? मेटाबोलाइज हो जाएगा। लेकिन सी पेप्टाइड की जो हाफ लाइफ होती है वो क्या होती है? काफ़ी लॉन्ग होती है। इसलिए इसका यूज कहाँ पे करते हैं? बायोलॉजिकल मार्कर। कहाँ पे यूज़ करते हैं? बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल मार्कर मार्कर के रूप में यूज़ करते हैं। मतलब कि अगर अपनी बॉडी के अंदर जितना सी पेप्टाइड होगा उतना ही क्या सिक्रेशन हो रहा है? इंसुलिन जो है वो सिक्रेट हो रहा है। तो ब्लड ग्लूकोज मतलब इंसुलिन का सिक्रेशन को टेस्ट करने के लिए किसका टेस्ट करते हैं? सी पेप्टाइड का। अगर सी पेप्टाइड का लेवल कम है मतलब अपनी बॉडी के अंदर उतना ही क्या रिलीज हो रहा है इंसुलिन, और सी पेप्टाइड का लेवल हाई है तो अच्छे से क्या रिलीज हो रहा है? इंसुलिन जो है वो रिलीज हो रही है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसके स्ट्रक्चर्स की। तो सबसे पहले जो सिंथेसाइज होता है तो मैं एक बेसिक डायग्राम बना देता हूँ ये इस मॉलिक्यूल को, ठीक है। तो ये जो आगे जो मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है इसको बोलते हैं प्री। क्या बोलते हैं? ये आगे जो मॉलिक्यूल है इसको बोला अपन ने प्री। और इसका पूरा नाम मैं दे देता हूँ प्री प्रो इंसुलिन। प्री प्रो इंसुलिन, ठीक है। अब प्री प्रो इंसुलिन आगे जो फर्स्ट मॉलिक्यूल जो जुड़ा हुआ था इसलिए मैंने इसको बोला प्री प्रो इंसुलिन। अब इसमें भी वापस देखो बी चेन और यहाँ पे कौन सी चेन है? ए चेन। और यहाँ पे कौन सी चेन है? सी चेन। और ये दोनों डबल डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। अब मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ उसको देखना। अब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? प्रो इंसुलिन बोल सकता हूँ क्योंकि प्री वाला जो था वो मैंने यहाँ से हटा दिया अभी। तो इसको क्या बोलूँगा मैं? प्रो इंसुलिन। अब प्रो इंसुलिन के अंदर क्या होते हैं वापिस जो है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे बी चेन है अपनी, ए चेन है, और यहाँ पे क्या है? डाइसल्फाइड बॉन्ड है, और ये क्या है? सी चेन है, ठीक है। अब वापिस मैं इस चेन को यहाँ से ब्रेक करता हूँ। एक इस पॉइंट से ब्रेक करता हूँ और इस पॉइंट से ब्रेक करता हूँ। तो यहाँ पे देखना, ठीक है। अब ये कौन सी चेन हो गई मेरी? बी चेन। और ये ए चेन। और ये क्या हो गया? डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गए। और ये कौन सी चेन हो गई? सी चेन, ठीक है। तो ये जो बी चेन ए चेन अभी मैंने शुरू में बताया था, बी चेन और ए चेन क्या था आपका? बी चेन और ए चेन क्या था? इंसुलिन। तो ये यहाँ पे क्या बन गया आपका? इंसुलिन बन गया फर्स्ट। ये क्या बना है? किसका फॉर्मेशन हुआ? इंसुलिन का। और ये किसका फॉर्मेशन हुआ? सी पेप्टाइड पेप्टाइड, ठीक है। तो प्रो इंसुलिन क्या है? प्रिकर्सर है। इंसुलिन से पहले क्या फॉर्म होता है? प्रो इंसुलिन फॉर्म होता है। उसके बाद क्या फॉर्म होता है?
इंसुलिन फॉर्म होता है, और इंसुलिन के साथ साथ में मैंने बताया, अभी बताया इक्विमोलर अमाउंट में क्या रिलीज होता है, सी पेप्टाइड और इंसुलिन। ठीक, नेक्स्ट जो स्लाइड देखते हैं, नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें ये वापस जो है मैं स्लाइड में वापस ये जो स्ट्रक्चर है ये पेनक्रियास का स्ट्रक्चर है, और इसमें डिफरेंट अरेंजमेंट दिखाया गया है बीटा सेल्स का। बीटा सेल्स का अरेंजमेंट जो है दिखाया गया है इसमें। अल्फा, सबसे पहले बीटा सेल्स का अरेंजमेंट है, अल्फा सेल्स और डेल्टा सेल और सी सेल्स एंड पीपी सेल्स, और ठीक है। तो इन सेल्स का अरेंजमेंट देखो तो यहाँ पे जो कलर दिख रहा है स्पष्ट डायग्राम में दिख रहा है, ये जो ग्रीन टाइप लाइट ग्रीन कलर जो दिख रहा है ये कौन सी सेल है, बीटा सेल्स। मैंने बताया सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो होता है कौन सी सेल्स का होता है, 50 to 75% कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, बीटा सेल्स प्रेजेंट होती है। और अल्फा सेल्स का परसेंटेज देखा जाए तो यहाँ पे कितना 25 to 35, और 10% कौन सी होती है, डेल्टा सेल्स होती है। मतलब कि अगर 2% में भी बात करें, 2%, 98% तो कौन सा फंक्शन होता है, एक्सोक्राइन सेल्स होती है। 2% के अंदर कौन सी हो गई, 98 एक्सोक्राइन। 2% में कौन सी होगी अपनी, एंडो। ठीक है, तो एंडोक्राइंस के अंदर भी देखा जाए तो 50 to 75% कौन सी नंबर ऑफ सेल्स किस कौन सी होती है, बीटा सेल्स होती है। और 25 to 35% कौन सी होती है यहाँ पे, अल्फा सेल्स होती है। और 10% कौन सी सेल्स होती है, डेल्टा सेल्स होती है। और 1% जो सेल्स होती है वो कौन सी होती है, इसके अंदर अदर सेल्स आती है। ठीक है, और ये माइस के अंदर जो है ये सेल्स का जो कंपोजिशन है ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। माइस के अंदर जो बीटा सेल्स होती है कितनी प्रेजेंट होती है, देखा जाए तो 60 to 80% प्रेजेंट होती है। और 15 to 20% कौन सी होती है, अल्फा सेल्स होती है। और डेल्टा सेल्स इसमें कितनी होती है, 10% होती है। और इसमें भी क्या होता है, 1% अदर सेल्स होती है। ठीक है, तो कंपोजिशन दोनों में डिफरेंस क्या है, बीटा सेल्स का डिफरेंस है और अल्फा सेल्स का, दोनों में डिफरेंस है, ह्यूमंस में और माइस में। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। नेक्स्ट ये वापस जो है रोल ऑफ इंसुलिन रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। देखिए ये बेसिक डायग्राम जो है यहाँ पे दिखाया गया है, बहुत इजी है। हाई ब्लड शुगर लेवल, अगर ब्लड शुगर लेवल क्या होगा, हाई होगा तो क्या स्टिमुलेट होगा, पेनक्रियास क्या होगा, स्टिमुलेट होगा। पेनक्रियास से क्या रिलीज होगा, इंसुलिन रिलीज होगा। पेनक्रियास से क्या रिलीज हो रहा है, इंसुलिन। और ये इंसुलिन जो है वापस कहाँ चला गया, ये इंसुलिन जो है किस पे चला गया, सेल्स पे। और सेल्स पे क्या जाके रिसेप्टर पे जाके क्या होगा, बाइंड होगा और ग्लूकोज को फैसिलिटेट एंट्री देगा। ठीक है, तो ऑलरेडी फिर क्या होगा, शुगर लेवल जो है ब्लड लोअर, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, सेल्स के पास अगर ग्लूकोज चला जाएगा इजीली, सेल्स के अंदर इंटर हो गया तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और फर्दर देखा जाए तो ये फर्दर डायग्राम जो है यहाँ पे बना हुआ है। अगर मान लो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे देखो वापस पेनक्रियास को क्या हो रहा है, स्टिमुलेशन हो रहा है। और फिर ग्लूकोज लेवल अगर डिक्रीज हुआ है तो यहाँ पे अब स्टिमुलेशन कौन सा हो रहा है, अल्फा सेल्स का। और अल्फा सेल से क्या रिलीज हो रहा है, ग्लूकागोन। और ये ग्लूकागोन वापस क्या करेगा, लीवर में जाएगा और क्या करवाएगा, ग्लाइकोजन से फिर क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है। और फर्दर ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल लो होता है तो क्या होता है, पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है। और पेनक्रियास से कौन सी सेल्स को स्टिमुलेट करता है, अल्फा सेल्स को। और ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है तो पेनक्रियास पे कौन सी सेल स्टिमुलेट होती है, बीटा सेल्स स्टिमुलेट होती है। नेक्स्ट जो स्लाइड है, मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन। इंसुलिन कैसे सिक्रेट होता है, ठीक है। तो इंसुलिन के लिए जो है एक पहले तो जो है इंसुलिन के सिक्रेशन की मैकेनिज्म जो है यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि 3 सेल्स होती है। एक होती है लीवर, लीवर सेल्स हो गई, और बीटा सेल, बीटा सेल हो गई, और रीनल, रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, इन तीनों सेल्स पे क्या हो, रुको 1-2 मिनट। ठीक है, रीनल सेल और बीटा सेल और लीवर सेल,
इन तीनों सेल्स के सरफेस पे प्रेजेंट होता है ब्लूटूथ ट्रांसपोर्टर चैनल। कौन सा होता है? ग्लूकोज टू ट्रांसपोर्टर चैनल्स होता है, ठीक है। तो इन ग्लूकोज जो है इजीली सेल्स के अंदर क्या हो जाता है, इस चैनल्स के थ्रू क्या होता है, इंटर होता है और बीटा सेल्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है और वहाँ पे ग्लूकोज जो है वो रिलीज होता है। तो पहले जो बात करता हूँ मैं, अभी बात कर रहा हूँ बीटा सेल्स की, ठीक है। तो बीटा सेल्स के ये पूरा जो स्ट्रक्चर है किसका है, बीटा सेल्स का है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज जो है ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 चैनल के थ्रू क्या होगा, सेल्स के अंदर इंटर हुआ। अब ये ग्लूकोज जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसकी प्रेजेंट में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोकाइनेस की प्रेजेंट में होगा। और यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी, ग्लाइकोलाइसिस की होगी। और फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, सिट्रिक एसिड साइकिल चालू होगी। और फर्दर फाइनली क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। और जैसे ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है, अगर एटीपी का अमाउंट बढ़ा हुआ है तो यहाँ पे पास में होते हैं पोटेशियम चैनल्स होता है। कौन सा चैनल होता है, पोटेशियम चैनल, ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये पोटेशियम चैनल्स, एटीपी का अमाउंट जैसे ही बढ़ता है तो ये पोटेशियम चैनल्स क्या हो जाते हैं, इनिबिट हो जाते हैं। ये पोटेशियम क्या होते हैं, इनिबिट होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं किसी इस पोटेशियम चैनल्स अगर ये इनिबिट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज का क्या होगा, डिफरेंस होगा। यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज डिफरेंस होगा अगर पोटेशियम चैनल इनिबिट हुआ। और वोल्टेज डिफरेंस की वजह से पास में एक और चैनल होता है जो ये यहाँ पे चैनल बना हुआ है, ये चैनल है कैल्शियम चैनल। ये चैनल्स कब ओपन होता है, वोल्टेज डिफरेंस की वजह से होता है। इसलिए इस चैनल्स को क्या बोलते हैं, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, या इसको एक और नाम दे सकते हैं अपन, वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स भी बोल सकते हैं। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज में डिफरेंस होगा तो ये कैल्शियम चैनल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो फर्दर देखा जाए तो वापस यहाँ पे क्या बना, एटीपी, एटीपी से क्या हो रहा है, पोटेशियम चैनल क्या हुआ, ब्लॉक हुआ। और पोटेशियम चैनल जैसे ही ब्लॉक होगा तो वोल्टेज में डिफरेंस आएगा। और उस वोल्टेज के डिफरेंस की वजह से क्या होगा, कैल्शियम चैनल्स ओपन होगा। और कैल्शियम चैनल्स क्या गए, एक्साइटेटरी आयन से ये चैनल्स क्या करवाएंगे, डीपोलराइजेशंस कराएंगे। और वेसिकल्स के अंदर जो भी इंसुलिन स्टोरेज है, इस इंसुलिन को क्या करवाएंगे, रिलीज करवाएंगे। एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस के तो इंसुलिन क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात बताने, जैसे यहाँ पे जो है फर्स्ट जो है ग्लूकोकाइनेस, ग्लूकोकाइनेस की वजह से एक डिसीज होती है जिसको बोलते हैं MODY, मोडी, मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज इन यंग। क्या होती है, मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज इन यंग। यंग में क्या होता है, ये ग्लूकोकाइनेस जो है वो क्या हो जाता है, नॉन फंक्शनल हो जाता है जेनेटिक वजह से, या ये ग्लूकोकाइनेस जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। ये जो प्रोटीन होता है ग्लूकोकाइनेस, ये जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसको बोलते हैं मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज इन यंग, जिसमें ग्लूकोज जो वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और फाइनली क्या होगा, एटीपी बन नहीं पाएगा, पोटेशियम चैनल्स जो है वो ब्लॉक नहीं हो पाएंगे, तो कैल्शियम चैनल ओपन नहीं हो पाएगा। और फाइनली क्या होगा, इंसुलिन का रिलीज भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऑल ओवर ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। नेक्स्ट जो स्लाइड है, ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस की पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस की क्या है, पैथोफिजियोलॉजी। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस की पैथोफिजियोलॉजी के HLA जीन्स, अभी बताया मैंने, ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजेंस होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टी सेल्स की जो सरफेस होती है, टी सेल की जो सरफेस होती है, यहाँ पे ये क्या होती है, दो आँखें हैं इनकी, ये सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ये एंटीजन को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। लेकिन मान लो इनमें म्यूटेशन हो गया और ये नॉन फंक्शनल हो गए तो ये एंटीजन को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं और किसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बीटा सेल्स को। फाइनली किसको डिस्ट्रॉय करते हैं, बीटा सेल्स को, ठीक है। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से, वायरल इन्फेक्शंस की वजह से, एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सेल्स टी सेल्स की वजह से, और रिलीज ऑफ एंटीबॉडीज की वजह से बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के रिस्क फैक्टर कौन से हैं या किसकी वजह से ये डेवलपमेंट होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस डेवलपमेंट कर लेगा। मान लो ये रिसेप्टर है सेल्स की सरफेस पे, ये क्या है, रिसेप्टर है। अगर इन रिसेप्टर में म्यूटेशन डेवलपमेंट हो गया, नंबर ऑफ रिसेप्टर क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, तो इंसुलिन जो है फंक्शन नहीं कर पाएगा। बीटा सेल डिसफंक्शन, बीटा सेल्स अगर इंसुलिन का सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, ग्लूकोज अपटेक इन सेल्स, ग्लूकोज का अपटेक सेल में क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, वही रेजिस्टेंस वाली बात हो गई, ठीक है। इंक्रीटिन डिसफंक्शन, ये को ग्लूकोज ओवर प्रोडक्शन बाय लीवर, लीवर में ग्लूकोज का क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन होना चालू हो गया, ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजिनेसिस, ग्लूकोनियोजिनेसिस, ठीक है। लीवर क्या करता है, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट मोइटी होती है, ठीक, जैसे उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करके क्या करवाता है, वापस क्या करवाता है, वो
ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, राइस हो जाता है। इंक्रीटिन डिसफंक्शन, इंक्रीटिन का लेवल अगर डिक्रीज हो गया तो भी ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। इंक्रीटिन जो होता है वो किसके जैसा काम करता है, इंसुलिन जैसा। ये क्या करता है, इंसुलिन के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। इंक्रीटिन क्या करता है, इंसुलिन के लेवल को बढ़ाता है। और फर्दर ग्लूकागोन के लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। क्रोनिक लो ग्रेड इन्फ्लामेशंस, अगर अपनी बॉडी की बहुत सारी सेल्स में अगर लो ग्रेड इन्फ्लामेशन है तो इन्फ्लामेशंस की वजह से क्या होता है, माइल्ड अगर क्रोनिक लो ग्रेड इन्फ्लामेशंस होता है तो वहाँ पे इंसुलिन के जो रिसेप्टर होते हैं वो प्रॉपर फंक्शंस नहीं कर पाते, उसकी वजह से भी क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, बहुत सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से भी क्या हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। ओबेसिटी एंड लाइफ स्टाइल, एज, अभी मैं मोडी का बता ही चुका हूँ। ग्लूकोकाइनेस में क्या होगा, म्यूटेशन डेवलपमेंट हो जाएगा। और इंसुलिन मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म अगर इंक्रीज होगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं या इसकी पैथोफिजियोलॉजी बोल सकते हैं, ठीक है। उसकी वजह से जो है क्या होगा, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज जो है वो डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट जो स्लाइड है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स। एंटी डायबिटिक ड्रग्स का अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए तो इसके अंदर फर्स्ट जो कैटेगरी है वो कौन सी, इनहेंस इंसुलिन सिक्रेशन। ये क्या करेंगे, इंसुलिन के सिक्रेशन को क्या करेंगे, बढ़ाने का काम करेंगे। तो इसके अंदर दो ड्रग है। फर्स्ट जो ड्रग है वो कौन सी, सल्फोनाइल यूरिया। कौन सी है, सल्फोनाइल यूरिया के अंदर आएगा टोलब्यूटामाइड, ग्लिबेनक्लामाइड, ग्लिपिजाइड और ग्लिक्लेजाइड और ग्लेमिप्राइड। और मेग्लिटिनाइड, फिनाइल एनेलिन एनालॉग के अंदर आएगा रिपाग्लिनाइड और नाटेग्लिनाइड। और डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेस फोर्स के अंदर आएगा सीटाग्लिप्टिन, विडाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, एलोंग्लिप्टिन और लीनाग्लिप्टिन। ये क्या करेंगे, इंसुलिन के सिक्रेशंस को क्या करेंगे, बढ़ाने का काम करेंगे। नेक्स्ट है ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस के अंदर कौन सी कैटेगरी है, फर्स्ट जो कैटेगरी वो कौन सी, मेटफॉर्मिन है। और नेक्स्ट जो है वो थियाजोलिडिन ओन्स, उसके अंदर आएगा पियोग्लिटाजोल्स। और मिसेलियस के अंदर कौन सी कैटेगरी है, अल्फा ग्लूकोसाइडेस इनिबिटर के अंदर है ए कार्बोस, मैग्लिटोल, बोग्लिबोस और प्रेमलिनटाइड। और नेक्स्ट जो है वो डोपामिन एंटागोनिस्ट, D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के अंदर आएगा ब्रोमोक्रिप्टिन। और सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर के अंदर आएगा डेपाग्लिफोजिन, ठीक है, डेपाग्लिफ्लोजिन। ये जो है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनिबिटर है। अब वन बाय वन अपन सारी ड्रग्स के मैकेनिज्म को देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो मैकेनिज्म है वो है सल्फोनाइल यूरिया। कौन सी है फर्स्ट कैटेगरी, कौन सी है, सल्फोनाइल यूरिया। सल्फोनाइल यूरिया की मैकेनिज्म क्या है, अभी मैं इंसुलिन का सिक्रेशंस बताया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो है इंसुलिन का सिक्रेशन बताया। तो इंसुलिन का सिक्रेशन किस वजह से हो रहा है, ग्लूकोज जो है वो ग्लू-2 ट्रांसपोर्टर की वजह से क्या हो रहा है, सेल्स के अंदर इंटर हो रहा है। और ये ग्लूकोज ग्लूकोकाइनेस के प्रेजेंट में किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोकाइनेस के प्रेजेंट में किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, फाइनली क्या हो रहा है, ये एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है, एटीपी में। और एटीपी की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे पोटेशियम चैनल क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। तो पोटेशियम चैनल ब्लॉक होने की वजह से क्या हो रहा है, वोल्टेज डिफरेंस होगा सेल्स के अंदर। अगर मान लो पोटेशियम क्या है, पॉजिटिव आयन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या डेवलपमेंट होगा, वोल्टेज डिफरेंस होगा। अब वोल्टेज डिफरेंस की वजह से मैंने अभी बताया यहाँ पे कौन से चैनल्स होते हैं, कौन से चैनल से, कैल्शियम चैनल। कौन से चैनल है ये, कैल्शियम चैनल। वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स क्या है, और इसको बोलते हैं वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स भी बोलते हैं। वोल्टेज डिफरेंस की वजह से वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल ओपन होंगे। और बताया कैल्शियम आपको पता है एक्साइटेटरी आयन है, डीपोलराइजेशन होगा, और डीपोलराइजेशन होगा तो वेसिकल्स क्या होंगे, ब्रेक होंगे। और वेसिकल से क्या रिलीज होगा, इंसुलिन रिलीज होगा। और ये जो सेल्स के अंदर से अगर बाहर इंसुलिन रिलीज होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो आपने की जो ड्रग है सल्फोनाइल यूरिया, कौन सी ड्रग है, सल्फोनाइल यूरिया, सल्फोनाइल यूरिया, सल्फोनाइल यूरिया। ये सल्फोनाइल यूरिया डायरेक्टली किसको ब्लॉक कर देती है, पोटेशियम चैनल को। कौन किसको ब्लॉक करती है, पोटेशियम चैनल पे डायरेक्टली क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। उसकी वजह से क्या होगा, वोल्टेज डिफरेंस होगा। और फाइनली फिर क्या होगा, कैल्शियम चैनल से ओपन होगा वोल्टेज डिफरेंस की वजह से। और वापस क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। और यहाँ पे क्या होगा, इंसुलिन जो है वो रिलीज होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आपकी पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे ग्लूकोज की वजह से क्या बन रहा था, एटीपी बन रहा था। और एटीपी की वजह से क्या हो रहा था, यहाँ पे पोटेशियम चैनल, यहाँ पे क्या हो रहा था, पोटेशियम चैनल जो है वो क्या हो रहा था, ब्लॉक हो रहा था, ठीक है, या इनिबिट हो रहा था। अब डायरेक्ट आपकी ड्रग जो है सल्फोनाइल यूरिया जो है उसने क्या किया, इस रिसेप्टर पे क्या किया, बाइंड किया और इस रिसेप्टर को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज डिफरेंस होगा, कैल्शियम चैनल ओपन होगा और इंसुलिन का सिक्रेशन जो है वो चालू हो जाएगा, ठीक।
नेक्स्ट जो ड्रग इसकी जो है नेक्स्ट जो है फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक देखा जाए तो ये ड्रग जो है वो क्या होती है, वेल एब्जॉर्ब होती है आफ्टर ओरल एब्जॉर्प्शन। ओरल एब्जॉर्प्शन में क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इसका एब्जॉर्प्शन होता है। हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग अच्छी इसकी, मतलब इसका जो इफेक्ट है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक होगा। और लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी के सारे ऑर्गन्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका क्या है, लो है, ठीक है। और मेटाबोलाइज कहाँ होती है, लिवर में होती है और एक्सक्रीटेड इन यूरिन में। और सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरिया जो होती है वो पार्शली एक्सक्रीटेड होती है, किस में होती है, बाइल में। फर्स्ट जनरेशन कहाँ पे एक्सक्रीटेड हो रही है, फर्स्ट जो है वो यूरिन में हो रही है। और सेकंड जनरेशन जो है होती है वो क्या होती है, पार्शली, मतलब थोड़ा बहुत कहाँ पे उसका एक्सक्रीशन होता है, बाइल में होता है, ठीक है। सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरिया मोर एफिनिटी टू रिसेप्टर, मतलब कि सेकंड जनरेशन जो सल्फोनाइल यूरिया होती है उसकी जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, सॉरी, उसकी जो रिसेप्टर पे बाइंडिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, अच्छी होती है। रिसेप्टर के साथ उसकी एफिनिटी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो मतलब कि क्या है, उसका रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। रिसेप्टर के साथ उसका इंटरेक्शन अच्छा है तो ड्रग का रिस्पॉन्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। रिस्पॉन्स भी क्या आएगा, रिसेप्टर के साथ इंक्रीज होगा, ठीक है। और ये ड्रग्स जो है क्या कर सकती है, प्लेसेंटा को क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती है, प्लेसेंटल बैरियर को क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती है। तो ये ड्रग जो है वो प्रेगनेंसी में क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्या है, प्रेगनेंसी में ये क्या होगी, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होगी, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होगी, ठीक है। क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती है प्रेगनेंट। टेरेटोजेनिसिटी, टेरेटोजेनिसिटी ये अभी बताया मैंने, ये क्या करती है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, उसकी वजह से क्या डेवलपमेंट हो सकता है, टेरेटोजेनिसिटी। टेरेटोजेनिसिटी का मतलब ये होता है कि अगर प्रेगनेंसी में अगर कोई मेडिसिन इंटेक कर लेता है, वो ड्रग अगर मान लो आपके प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो एबनॉर्मल फिटस का क्या हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, उसको बोलते हैं टेरेटोजेनिसिटी, ठीक है। वेट गेन हो सकता है ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ एपेटाइट, ये एपेटाइट को क्या करती है, ड्रग बढ़ाती है, उसकी वजह से वेट क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। और एल्डरली पेशेंट्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, ये ड्रग का इफेक्ट जो होता है वो कौन सा आता है, हाइपोग्लाइसेमिक आता है, ठीक है। तो एल्डरली पेशेंट्स को जो है ध्यान में रखना है, इसका डोज जो है या तो क्या होना चाहिए, थोड़ा सा डिक्रीज करना चाहिए, या जो है आपको जो है ड्रग जो है वो चेंज करके देना चाहिए। इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस जो होती है इसमें क्या होती है, रेयर होती है। इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस क्या होती है, रेयर। रेयर का मतलब ये है, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस का मतलब ये है कि इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस वो रिएक्शन होती है जो उसका फार्माकोलॉजिकल कोई रोल नहीं होता, लेकिन अनसर्टेन या ऐसी रिएक्शन जो इसका आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया और वो रिएक्शन जो है डेवलपमेंट हो जाती है, तो बहुत कम पेशेंट में ऐसे देखा जाता है। और ऑलरेडी इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन जो होती है वो बहुत कम लोगों में होती है, ठीक है, काफ़ी कम लोगों में हो सकती है। और हीमेटोलॉजिकल टॉक्सिसिटी के अंदर क्या आएगा, ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया का मतलब होता है इसमें WBC जो होती है उसकी संख्या क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के अंदर भी क्या होता है, प्लेटलेट जो होती है, क्या होती है, प्लेटलेट जो होती है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और ये किस में आता है, लेस देन 1% में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है हीमेटोलॉजी टॉक्सिसिटी जो होती है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, ल्यूकोपेनिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। नेक्स्ट जो है ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शंस के अंदर जो है इसमें है सेलिसिलेट। सेलिसिलेट्स के अंदर ऐसी ड्रग जो जिसके अंदर क्या जुड़ा हो, सेलिसिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ हो उसको बोलते हैं सेलिसिलेट। जैसे कि एसिटाइल सेलिसिलिक एसिड, एस्प्रिन हो गया, और सल्फोनामाइड। अगर सल्फोनामाइड के साथ अगर आपने सल्फोनाइन यूरिया दिए तो इन ड्रग्स की जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, हाई होती है। इस ये सल्फोनामाइड और सेलिसिलिक एसिड, और आपने सल्फोनाइल यूरिया दिया है और वो जो है रिसेप्टर पे क्या हो गई, बाइंड हो गई। लेकिन इन ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो आपकी ड्रग को ये क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। मान लो कि ये एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ये ब्लड है, और ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन से कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन होता है, क्या होता है, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, ठीक है। तो आपने दिया है सल्फोनाइल यूरिया, कौन सी दी, सल्फोनाइल यूरिया, ये बाइंड हो गई प्लाज्मा प्रोटीन से, ठीक है। लेकिन क्या है, वापिस अगर आपने सल्फोनामाइड या सेलिसिलेट्स लिया है तो ये आपकी जो बाइंड ड्रग है उसको वापस क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और ये जो ड्रग है ये बाइंड हो जाएगी, उससे आपकी ड्रग का इफेक्ट जो है वो क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो ड्रग है वो है फिनोबार्बिटोन रिफामाइसिन एंजाइम इंड्यूसर। ये कौन सी ड्रग है, फिनोबार्बिटोन और रिफाम्पिसिन। फिनोबार्बिटोन जो होती है वो सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स है, और रिफाम्पिसिन जो है वो एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है। अगर इसके साथ अगर आपने सल्फोनामाइड लिया है तो ये एंजाइम इंड्यूसर है। एंजाइम इंड्यूसर का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई ड्रग इंटेक करते हो, ठीक है,
तो लीवर में एंजाइम होता है, लीवर में क्या होता है, एंजाइम्स होता है, ये एंजाइम आपकी ड्रग को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने फिनोबार्बिटोन और एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग रिफाम्पिसिन लिया तो इस एंजाइम की एक्टिविटी को और ज़्यादा क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, इसको बोलते हैं एंजाइम इंड्यूसर। और इसकी एक्टिविटी और ज़्यादा अगर इंक्रीज होगी तो आपकी ड्रग का मेटाबॉलिज्म क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये एंजाइम इंड्यूसर हो गया। और नेक्स्ट जो है एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम इनहिबिशन के अंदर कौन सी ड्रग है, वारफेरिन और सल्फोनामाइड। ये क्या करती है, एंजाइम इनहिबिशन। अगर ये ड्रग आपने वारफेरिन और सल्फोनामाइड दिया है तो ये क्या करेगी, वारफेरिन और सल्फोनामाइड जो है ये क्या करती है, एंजाइम इनहिबिशन होती है। क्या होती है, एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन का मतलब ये है कि आपने जो सल्फोनाइल यूरिया, शॉर्ट में लिख रहा हूँ सल्फोनाइल यूरिया, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन कहाँ होगा, लीवर में। तो जो एंजाइम इसको क्या कर रहा है, जो एंजाइम इसको ब्रेक डाउन कर रहा है उसको फर्दर उसकी एक्टिविटी को क्या कर देता है, इनिबिट कर देगा। तो आपकी ड्रग का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। उसका इफेक्ट जो लॉन्ग टाइम तक रहेगा, हो सकता है उसका इफेक्ट क्या हो, हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट भी हो सकता है, उसकी वजह से हाइपोग्लाइसेमिया जो है वो डेवलपमेंट हो सकता है। इसलिए किसके अंदर आता है, ड्रग इंट्रैक्शंस के अंदर आता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो ड्रग है वो कौन सी है, प्रोपेनोलोल। कौन सी है, प्रोपेनोलोल। प्रोपेनोलोल जो है इनिबिट करती है ग्लाइकोनियोजिनेसिस। ग्लाइकोनियोजिनेसिस का मतलब ये होता है कि जो नॉन कार्बोहाइड्रेट शुगर मोइटी होती है, कौन सी होती है, नॉन कार्बोहाइड्रेट जो भी कंपाउंड होते हैं, नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड होते हैं, उससे क्या बनता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट, नॉन कार्बोहाइड्रेट, उससे लीवर जो है क्या बनाता है, शुगर बनाता है, ठीक है, ठीक है। तो अगर नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड होंगे, ठीक है, तो ग्लाइकोनियोजिनेसिस को अगर ये इनिबिट कर देगा तो शुगर का, ब्लड ग्लूकोज का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, इनिबिट होगा। तो इसकी वजह से भी फर्दर क्या डेवलपमेंट हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया डेवलपमेंट हो सकता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो नॉन कार्बोहाइड्रेट मोइटीज होती है, ठीक है, उसकी ब्रेकडाउन की वजह से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। लेकिन अगर फर्दर इसको प्रोपेनोलोल आपने दिया तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाएगा और आप कोई एंटी डायबिटिक ड्रग्स भी ले रहे हो तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो ड्रग है, नेक्स्ट ड्रग की जो मैकेनिज्म है वो है, नेक्स्ट जो ड्रग है, नेक्स्ट जो ड्रग है वो मेग्लिटिनाइड एंड फिनाइल एनालिन एनालॉग। मेग्लिटिनाइड फिनाइल एनालिन एनालॉग के अंदर कौन सी है, रिपाग्लिनाइड और नाटेग्लिनाइड। कौन सी ड्रग है, ये रिपाग्लिनाइड और नाटेग्लिनाइड। ये क्या है, स्ट्रक्चरली अनरिलेटेड टू सल्फोनाइल यूरिया। मतलब कि इसका और सल्फोनाइल यूरिया का स्ट्रक्चर क्या है, दोनों में चेंजेस है, ठीक है, सेम नहीं है। और इसकी जो मैकेनिज्म है ये भी क्या करती है, पोटेशियम चैनल्स को क्या करती है, ब्लॉक करती है। पूरी सेम मैकेनिज्म इसकी क्या है, सल्फोनाइल यूरिया की पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करेगी तो क्या होगा, वोल्टेज डिफरेंस होगा। क्या होगा, वोल्टेज डिफरेंस होगा। और वोल्टेज डिफरेंस की वजह से क्या रिलीज होगा, कौन कैल्शियम चैनल्स क्या होंगे, ओपन होंगे, और वो क्या करवाएंगे, वेसिकल्स के अंदर क्या है, इंसुलिन है, तो वेसिकल से फर्दर वो क्या रिलीज करवाएंगे, इंसुलिन का रिलीज करवाएंगे, ठीक है। लेस पोटेंट देन सल्फोनाइल यूरिया। सल्फोनाइल यूरिया से इसका इफेक्ट जो है वो क्या है, ये काफ़ी लेस पोटेंट है। और ये क्या करती है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, वेट गेन करता है। और ये क्या करता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स। फ्लू लाइक सिम्टम्स, अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन या फ्लू लाइक हुआ है तो उस टाइप से जो है इसको सिम्टम जो है वो देखने को मिलते हैं जो फ्लू में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है DPP-4 इनिबिटर। कौन सी है, DPP-4 इनिबिटर। इसका नाम होता है डाईपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनिबिटर। इसके अंदर आता है सीटाग्लिप्टिन, विडाग्लिप्टिन और लीनाग्लिप्टिन। अब DPP-4 इनिबिटर्स के अंदर आएगा, DPP-4 जो है ये क्या करता है, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड। ये क्या करता है, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड का क्या करता है, ब्रेकडाउन करता है, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड, ठीक है। और एक ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड क्या करता है, पहले तो इसका फंक्शन देख लो। ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड इंसुलिन के सिक्रेशंस को बढ़ाता है और ग्लूकागोन के सिक्रेशंस को क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। तो इंसुलिन के सिक्रेशंस को अगर बढ़ाएगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। जाहिर सी बात है, ग्लूकागोन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। ग्लाइकोजन को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। तो इसको क्या कर रहा है, ग्लूकागोन को इनिबिट कर रहा है। तो फर्दर क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज फर्दर क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। फर्दर
ब्लड ग्लूकोज जो है इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये क्या कर रहा है, इंसुलिन के सिक्रेशंस को स्टिमुलेट कर रहा है और ग्लूकागोन के सिक्रेशंस को क्या कर रहा है, इनिबिट कर रहा है। तो उसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। लेकिन ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड जो है इसको किल करने वाला कौन है, ग्लूकागोन को किल करने वाला, या इसको बोले तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, DPP4 डाई पेप्टिडाइल पेप्टिडेस 4, ठीक है। तो यहाँ पे सीटाग्लिप्टिन वीडाग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन जो है ये क्या करेगी, DPP4 को क्या करेगी, इनिबिट करेगी। तो उसकी वजह से ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड की लाइफ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इसकी लाइफ बढ़ी रहेगी। तो स्टिमुलेट इंसुलिन को स्टिमुलेट करता रहेगा रिलीज के लिए, और ग्लूकागोन को इनिबिट करता रहेगा। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे यही लिखा हुआ है, स्लाइड में भी यही बताया हुआ है। फर्स्ट जो है ये इंक्रीज इंसुलिन इंक्रीटिन हॉर्मोन्स, इंक्रीटिन हॉर्मोन्स ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड को क्या बोलते हैं, इंक्रीटिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनिबिशन ऑफ DPP4 लीड टू इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड। अगर मैं DPP4 को क्या करूँगा, इनिबिट करूँगा, तो GLP का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और गैस्ट्रिक इनिबिटरी हॉर्मोन्स, गैस्ट्रिक इनिबिटरी हॉर्मोन्स को भी क्या करता है, ये उसके लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है ग्लूकागोन। मतलब कि अगर मैं ये ड्रग दूंगा DPP4 इनिबिटर्स, तो गैस्ट्रिक इनिबिटरी का मतलब ये होता है कि इसमें जो है GIT का इनिबिशन होगा, उसी वजह से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक। ग्लूकागोन लाइक फर्स्ट स्टिमुलेट इंसुलिन रिलीज, ये अभी मैंने बताया। और ये क्या करता है, इनिबिट ग्लूकागोन रिलीज। और ये फर्दर एक और पॉइंट, स्लो डाउन गैस्ट्रिक एम्पटिंग, गैस्ट्रिक एम्पटिंग को क्या करेगा, स्लो करेगा। तो ग्लूकोज जो है वो क्या होगा, जाहिर सी बात है स्लो रिलीज होगा, और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, स्लो होगा। तो ब्लड में उसका कंसंट्रेशन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। या स्लोली अगर ब्लड में जाएगा तो उसका कंसंट्रेशन एकदम से क्या होगा, बढ़ेगा नहीं, इसका जो ब्लड ग्लूकोज है वो बढ़ नहीं पाएगा, ठीक। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है मेटफॉर्मिन। नेक्स्ट ड्रग कौन सी है, मेटफॉर्मिन। अब मेटफॉर्मिन की मैकेनिज्म जो है, मेटफॉर्मिन की मैकेनिज्म क्या है, ये किसको एक्टिवेट एंजाइम AMPK, कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है, AMPK। अब ये AMPK क्या होता है, AMPK को बोलते हैं एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस। क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस। अब ये AMPK क्या करता है, एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस, जब ये क्या करता है, बहुत सारी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। AMPK क्या करता है, मेटाबॉलिज्म किसको रेगुलेट करता है, 2 मिनट। AMPK क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, रेगुलेट करता है। और ये क्या करता है, एनर्जी को रेगुलेट करता है। किसको रेगुलेट करता है, एनर्जी को, ठीक है। और एनर्जी किससे मिलती है, ATP से। तो AMPK को एक्टिवेट करेंगे तो ये क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, किसके लिए, एनर्जी बनाने के लिए, ATP के फॉर्मेशंस के लिए। अब ATP कब बनेगा, जब ग्लूकोज क्या होगा, जब ग्लूकोज सेल्स के अंदर क्या होगा, इंटर करेगा। तो फाइनली ये क्या करता है, सेल्स को ग्लूकोज के अंदर बढ़ाने का काम करता है। और ऐसी प्रोसेस जो क्या होती है, मेटफॉर्मिन की मैकेनिज्म में जो है, बेसिक मैकेनिज्म बहुत इजी है। इसकी मैकेनिज्म डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे ये प्रोसेस विच एड ग्लूकोज इन ब्लड, ठीक है। जो ऐसी प्रोसेस जो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कर रही है, बढ़ा रही है, ऐसी प्रोसेस जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रही है या ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को ऐड कर रही है, उसको मेटफॉर्मिन क्या कर देती है, डिक्रीज कर देता है। तो कैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है, फर्स्ट जो है वो ग्लूकोनियोजिनेसिस बताया मैंने, नॉन कार्बोहाइड्रेट मोइटी के ब्रेकडाउन की वजह से क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। तो उसको ग्लूकोनियोजिनेसिस को ये क्या कर देता है, इनहिबिट करेगा। और हिपेटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस, हिपेटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या है, अभी ग्लाइकोजन किसका ब्रेकडाउन करवाएगा, ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन से क्या बनता है, ग्लूकोज। तो इसको भी ये क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। और एलिमेंट्री एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, जहाँ एलिमेंट्री एब्जॉर्प्शन, फूड जब इनटेक करते हैं तो वहाँ से वापस ग्लूकोज कहाँ पे एब्जॉर्ब होकर कहाँ आएगा, ब्लड में। तो उसके एब्जॉर्प्शन को भी ये क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो ये जो भी ऐसी प्रोसेस जो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रही है, ठीक है, या ब्लड के अंदर ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को बढ़ा रही है, तो उसमें ऐसी प्रोसेस को ये क्या कर देती है, मेटफॉर्मिन इनिबिट करती है। तो एलिमेंट्री एब्जॉर्प्शन इनिबिट हो गया, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन इनिबिट हो गया, और ग्लूकोनियोजिनेसिस का क्या भी हो गया, इसमें इनिबिट हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट जो है वो एसी प्रोसेस जो क्या करती है, ग्लूकोज के यूटिलाइजेशंस को क्या करती है, बढ़ाती है। अगर ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन अगर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे कौन कौन सी प्रोसेस ऐसी है जिसमें ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होता है, तो फर्स्ट जो है इसमें कौन सी है, प्रोटीन की सिंथेसिस है, सेकंड है लिपोजिनेसिस है, और फिर पेरीफेरल, इसमें ये क्या करता है, पेरीफेरल जो टिश्यूज होते हैं उसमें भी ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को क्या कर देगा, बढ़ाएगा, तो फर्दर ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेटफॉर्मिन की मैकेनिज्म थी। और इसकी फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक के अंदर मेटफॉर्मिन जो होती है ओरली इसको यूज़ किया जाता है, ओरली एब्जॉर्ब होती है और ओरली वेल एब्जॉर्ब होती है, और एक्सक्रीटेड मोस्टली इन अनचेंज इन यूरिन, यूरिन में ये क्या होती है, एक्सक्रीट होती है, और इसका अनचेंज फॉर्म में मतलब मेटफॉर्मिन के फॉर्म में ये क्या हो जाती है, एक्सक्रीट आउट हो जाती है। और इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, इसका जब ड्रग को इंटेक करते हैं तो मेटेलिक टेस्ट आता है, एनोरेक्सिया और नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, लॉस ऑफ वेट, वेट का क्या होता है इसमें लॉस होता है, और स्किन रेशेज हो सकते हैं, लैक्टिक एसिडोसिस, अपनी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल लैक्टिक एसिड का क्या होने लग जाएगा, डिपोजिशन होना चालू हो जाएगा। और एब्जॉर्प्शंस में इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, मेटफॉर्मिन की वजह से एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी क्या हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकती है। इसकी वजह से क्या डेवलपमेंट होता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है माल एब्जॉर्प्शन की वजह से, एब्जॉर्प्शन के इफेक्ट की वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। और इस ड्रग का एक फ़ायदा है कि इसका डोज अगर आप इंक्रीज भी करते हो तो इसकी वजह से क्या होता है, डोज अगर आप इंक्रीज भी करो तो इसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया डेवलपमेंट नहीं होता, इसमें जो है हाइपोग्लाइसीमिया डेवलपमेंट होने के चांसेस जो होते हैं वो नहीं होते। ठीक है, और उसकी मैकेनिज्म जो है मैंने सारी कंप्लीट कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट जो ड्रग है थियाजोलिडिन डिओन्स, इसके अंदर जो आती है वो ड्रग्स आती है, दो ड्रग इसके अंदर है, पियोग्लिटाजोल, पियोग्लिटाजोल और रोसीग्लिटाजोल। अब ये पियोग्लिटाजोल और रोसीग्लिटाजोल कौन से रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं, PPAR, कौन सा रिसेप्टर है, PPAR गामा, PPAR इसको बोलते हैं परोक्सीसोम प्रोलिफरेटिव एक्टिवेटेड रिसेप्टर, कौन सा होता है, गामा, परोक्सीसोम प्रोलिफरेटिव एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा बोलते हैं। ये पियोग्लिटाजोल और रोसीग्लिटाजोल जो है इस रिसेप्टर पे क्या होती है, बाइंड होती है, और इस रिसेप्टर का फंक्शन जो होता है ये होता है एक्टिवेट इंसुलिन रिस्पॉन्सिव जीन, ऐसे जो इंसुलिन रिस्पॉन्सिव जीन्स होते हैं उसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है, जो इंसुलिन के साथ रिस्पॉन्स करे ऐसे जीन्स को क्या करता है, ये एक्टिवेट करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, इंसुलिन रिस्पॉन्सिव जीन को अगर एक्टिवेट करेगा तो इंसुलिन का जो है रिसेप्टर के साथ क्या होगा, इंटरेक्शंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंसुलिन का मान लो कि ये इंसुलिन रिस्पॉन्सिव जीन होते हैं तो इंसुलिन का रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू, और ये क्या करता है, इनिबिट हिपेटिक ग्लूकोनियोजिनेसिस, ग्लूकोनियोजिनेसिस को भी क्या करता है, इनिबिट करेगा, तो फर्दर ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, और प्रमोटिंग लिपोजिनेसिस, लिपिड का अगर फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, तो वह फर्दर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और ये परोक्सीसोम प्रोलिफरेटिव एक्टिवेटेड रिसेप्टर जो होता है ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के मेटाबॉलिज्म को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो इसका रेगुलेट करता है। तो अगर ये ड्रग इस रिसेप्टर पर बाइंड होगी तो फर्दर क्या होगा, इसका कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म क्या होगा, डिक्रीज होगा, और ब्लड ग्लूकोज लेवल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और नेक्स्ट जो इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पीओ अदर एक्शंस, इस ड्रग की जो अदर एक्शंस होती है, 2 मिनट, इस ड्रग की जो नेक्स्ट जो मैकेनिज्म होती है वो होती है पियोग्लिटाजोल रिड्यूस सीरम ट्राइग्लिसराइड, सीरम ट्राइग्लिसराइड के लेवल को क्या करता है, रिड्यूस करता है, और HDL के लेवल को क्या कर रहा है, बढ़ाने का काम कर रहा है। HDL क्या होता है, हाई डेंसिटी लिपिड होता है। HDL क्या होता है, हाई डेंसिटी लिपिड बोलते हैं, लिपिड। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, हाई डेंसिटी लिपिड को क्या बोलते हैं, गुड लिपिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुड लिपिड। ठीक है, अब ये गुड लिपिड ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि LDL जो होता है उसको बोलते हैं बैड लिपिड। 2 मिनट,
ठीक है। ये क्या है, ये आर्टरीज, ये क्या है आर्टरी, और आर्टरी के अंदर क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है। क्या होता है ये कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब क्या होता है ये लीवर। तो एचडीएल क्या करता है, एचडीएल जो है आर्टरीज से जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कहाँ पे ले जाता है, लीवर के पास, और लीवर उसको क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। और एलडीएल जो होता है वो क्या करता है, लीवर से जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कहाँ ले जाता है, आर्टरीज में ले जाता है। इसलिए एचडीएल को क्या बोलते हैं, गुड लिपिड बोलते हैं, और एलडीएल को क्या बोलते हैं, बैड लिपिड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है अल्फा ग्लूकोसाइडेस इनिबिटर। कौन सी है, अल्फा ग्लूकोसाइडेस इनिबिटर। अल्फा ग्लूकोसाइडेस इनिबिटर के अंदर जो ड्रग है अपनी ए कार्बोस और वोग्लीबोस। अब ये अल्फा ग्लूकोसाइडेस क्या है, अल्फा ग्लूकोसाइडेस इनिबिटर ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ अल्फा ग्लूकोसाइडेस एंजाइम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, अल्फा ग्लूकोसाइडेस की एक्टिविटी को क्या कर देती है, ड्रग जो है वो क्या कर देती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ब्लॉक कर देती है। अब देखते हैं कि अल्फा ग्लूकोसाइडेस करता क्या है, ठीक है। तो अल्फा ग्लूकोसाइडेस क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, डाइजेशंस करता है। क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का क्या करवाएगा, ये डाइजेशंस करवाएगा। अगर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशंस होगा, ठीक है, तो क्या होगा, वापस पहले ही बता चुका हूँ, कार्बोहाइड्रेट का अगर मेटाबॉलिज्म होगा तो उसकी वजह से क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। और ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो अगर मैं अल्फा ग्लूकोसाइडेस को इनिबिट करूँगा, अगर अल्फा ग्लूकोसाइडेस को क्या करेंगे, इनिबिट करेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो डाइजेशन डिक्रीज होगा तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और इसका एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अल्फा ग्लूकोसाइडेस जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का क्या करवाता है, ब्रेक डाउन करवाता है, और उसकी वजह से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और वो ग्लूकोज फर्दर क्या करवाता है, एब्जॉर्प्शंस करवाता है, ठीक है। तो अल्फा ग्लूकोसाइडेस को इनिबिट करने की वजह से ये सारी प्रोसेस जो होती है वो क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है डिलेट कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन, अभी मैं बता चुका हूँ कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, उसकी वजह से डिलेट हो जाएगा। और रिड्यूस पोस्ट मिल ग्लूकोज कब जरूरी होती है, जो ड्रग होती है इनटेक कब करना रहती है, खाना खाने के बाद, क्योंकि जैसे आप खाना खाते हो तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है, बढ़ा हुआ रहता है। तो पोस्ट मिल खाना खाने के बाद जो है ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को अच्छे से क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। आफ्टर मील जो है इस ड्रग का यूज़ करते हैं, आप ही अच्छे से जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करती है, रिड्यूस करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो एक्जेनाटाइड और लीराग्लूटाइड। नेक्स्ट ड्रग कौन सी है, एक मिनट, एक्जेनाटाइड और लीराग्लूटाइड। ये क्या करती है, ये जो ड्रग है ये किसका एनालॉग है, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड। किसका एनालॉग है, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड फर्स्ट। और ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड क्या करता है, इंसुलिन के सिक्रेशंस को बढ़ाता है, और ग्लूकागोन ग्लूकागोन के सिक्रेशंस को इनिबिट करेगा। तो फर्दर क्या होगा, फर्दर ब्लड ग्लूकोज जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। और कोई आपको बाइंडिंग इन ग्लूकागोन फर्स्ट लाइक रिसेप्टर, ठीक है। ग्लूकागोन लाइक का एनालॉग है तो किस पे बाइंड करेगा, ग्लूकागोन लाइक रिसेप्टर पे, इंसुलिन के सिक्रेशंस को बढ़ाएगा और ग्लूकागोन के रिलीज को कम करेगा, और स्लो गैस्ट्रिक एम्पटिंग को स्लो करेगा। तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, स्लो होगा। और एपेटाइट को क्या करेगा, ये सप्रेस करेगा। तो फूड इंटेक क्या होगी, रिड्यूस होगी, फूड इंटेक क्या हो जाएगी, रिड्यूस होगी। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। और सटाइटी को भी क्या करेगा, ये इन्हेंस करेगा। सटाइटी का मतलब ये होता है कि फीलिंग जो होती है, खाना खाने की फीलिंग जो होती है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। मतलब ऐसा फील होगा कि आपका स्टोमक जो है वो फूल हो गया, अब खाने की ज़रूरत नहीं है, उसको बोलते हैं सटाइटी। और इसकी वजह से क्या, इस ड्रग की वजह से क्या होता है, वेट लॉस होता है, क्योंकि सटाइटी इंड्यूस करती है। और ये क्या करती है, एपेटाइट को क्या करती है, रिड्यूस करती है। और इस ड्रग की हाफ लाइफ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होती है, लॉन्गर हाफ लाइफ होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो ड्रग है, नेक्स्ट जो स्लाइड है, अमाइलिन एनालॉग। अमाइलिन एनालॉग के अंदर जो है कौन सी ड्रग है, अमाइलिन,
ठीक है। अमाइलिन भी जो है फर्दर वर्क करता है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड जैसे ही वर्क करता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो ड्रग है वो कौन सी, प्रेमलिनटाइड, कौन सी है, प्रेमलिनटाइड, ये अमाइलिन एनालॉग है। अब अमाइलिन क्या करता है, ग्लूकागोन के रिलीज को डिक्रीज करता है, डिलेट गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, सप्रेस एपेटाइट, और इसका यूज जो है वो कौन से रूट से करते हैं, सब क्यूटेनियस रूट से इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनिबिटर, कौन सी है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनिबिटर्स। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनिबिटर्स के क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है, मान लेते हैं कि ये जो ड्रग है ये क्या है, रीनल, ठीक है, रीनल ट्यूबल्स, रीनल ट्यूबल्स में क्या होता है, मान लेते हैं कि ये रीनल ट्यूबल्स है, 2 मिनट, मान लेते कि ये रीनल ट्यूबल्स है, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड से ग्लूकोज कहाँ जा रहा है, रीनल ट्यूबल्स के अंदर, ठीक है, नेफ्रॉन्स के अंदर, और वापस यहाँ से ग्लूकोज का क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, क्या होता है, वापस यहाँ से ग्लूकोज जो है वो किसके अंदर चला जाता है, ब्लड के अंदर चला जाता है, ब्लड के अंदर इंटेक होता है, ब्लड के अंदर इंटेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ग्लूकोज यहाँ से इस वाले एरिया से ब्लड के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर चैनल जो होता है उसको बोलते हैं सोडियम सोडियम ग्लूकोज सोडियम ग्लूकोज सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2, SGL2 ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। ये SGL2 ट्रांसपोर्टर के थ्रू ग्लूकोज फर्दर यहाँ पे क्या होता है, रीएब्जॉर्ब होता है। अगर मैं इस SGL2 को ब्लॉक कर दूंगा तो ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ग्लूकोज जो है वो यूरिन के थ्रू क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर क्या होता है, ग्लूकोज जैसे ही ब्लड से जो है एब्जॉर्ब होकर नेफ्रॉन में जाता है और वापस वो आगे जाके क्या होता है, रीएब्जॉर्ब होता है। और कौन से चैनल्स के थ्रू वो रीएब्जॉर्ब होता है, कौन से ट्रांसपोर्टर के थ्रू रीएब्जॉर्ब होता है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 प्रोटीन्स के थ्रू ये क्या होता है, रीएब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इनिबिट करूँगा तो क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और इस ड्रग में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल यूरिन्स में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ग्लूकोज का लेवल यूरिन में बढ़ने की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। किसके चांस होते हैं, यूटीआई के अंदर क्या होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस जो है वहाँ पे क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। अब जो है ये जो डायग्राम मैंने लिया है, ये कैटजंग से लिया है, काफ़ी ज़्यादा क्विक रिविजन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फर्स्ट जो एक बार अपन सारी चीज़ों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो फर्स्ट ड्रग अपनी कौन सी होगी, इंसुलिन। इंसुलिन किस पे बाइंड करता है, जाहिर सी बात है इंसुलिन रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, और ये क्या करेगा, रिड्यूस सर्कुलेटिंग ग्लूकोज, मतलब कि ये जो भी सर्कुलेटिंग ग्लूकोज होता है जो ब्लड के अंदर, उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है। और इसका यूज़ कहाँ पे होगा, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों में ही इसका यूज़ करते हैं। और कौन से रूट से इसका यूज़ होगा, सब क्यूटेनियस रूट और IV रूट से इसका यूज़ किया जा सकता है। और इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया, इसकी वजह से क्या डेवलपमेंट होगा, वेट गेन होगा, ठीक है। ये इसके एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट जो ड्रग है, नेक्स्ट जो कैटेगरी, इसमें सल्फोनाइल यूरिया के अंदर कौन सी ड्रग थी, ग्लिपिजाइड, ग्लिब्यूराइड और ग्लेमिप्राइड और ग्लिक्लेजाइड। इसके ये ड्रग क्या करेगी, पोटेशियम चैनल्स को क्या करेगी, ब्लॉक करेगी। तो कैल्शियम चैनल्स क्या होंगे, ओपन होंगे, और इंसुलिन का सिक्रेशन होगा, ठीक है। तो ये भी फर्दर क्या करेगी, जाहिर सी बात है इंसुलिन का सिक्रेशन हो रहा है तो ये भी क्या करेगी, रिड्यूस सर्कुलेटिंग ग्लूकोज लेवल को क्या करेगी, ये रिड्यूस करेगी। और इसका यूज़ कहाँ पे आता है, टाइप 2 डायबिटीज़ में। टाइप 2 डायबिटीज़ में ही इसका क्या होगा, यूज़ होगा, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ में कोई भी ड्रग यूज़ नहीं होती है, ठीक है। उसमें जो ड्रग यूज़ भी होगी तो ऐसी ड्रग यूज होगी जो ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को आप कम करवा सकते हो, ठीक है। तो मेनली जो टाइप 1 डायबिटीज़ में जो यूज़ होती है वो कौन सी ड्रग यूज क्या होता है, इंसुलिन यूज़ होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में आपको इंसुलिन ही लेना रहता है, ठीक है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में ये सल्फोनाइल यूरिया यूज होगा, और ओरली ये क्या है, एक्टिव है, ओरली इसको यूज़ कर सकते हो। ड्यूरेशन जो इसका ड्रग का इफेक्ट जो कितना है, 10 to 24 हर्स है। और इसकी टॉक्सिसिटी क्या है, इसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया डेवलपमेंट होता है और वेट गेन होता है, ठीक है। ये इसका एडवर्स इफेक्ट है। नेक्स्ट जो है वो मैग्नेटिनाइड एनालॉग और फिनाइल एनालिन डेरिवेटिव है। इसके अंदर अपनी ड्रग थी रिपाग्लिनाइड और नाटेग्लिनाइड। अब ये क्या करता है, इंसुलिन ये क्या करता है, सिमिलर इसकी मैकेनिज्म किसकी जैसी, सिमिलर सल्फोनाइल यूरिया, ये भी क्या करेगी, पोटेशियम चैनल्स को क्या करेगी,
ब्लॉक करेगी तो ये क्या होगा, सर्कुलेटिंग इंसुलिन के लेवल को क्या सर्कुलेटिंग ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और इसका भी यूज़ कहाँ पे है, टाइप 2 डायबिटीज़ में। ये भी ओरली एक्टिव है, ठीक है। और फास्ट ऑन ऑनसेट एक्शन, इसकी जो एक्शन होती है, जैसे कि आप बात करें सल्फोनाइल यूरिया की एक्शन क्या थी 10 to 24 आवर्स, लेकिन इसका जो एक्शन वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, रिस्पॉन्स अच्छा है, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन है वो कितना है, 4 आवर्स का ही है, ठीक है। और टॉक्सिसिटी इसकी क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया, इसकी वजह से भी जो है क्या डेवलपमेंट हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया डेवलपमेंट हो सकता है। और नेक्स्ट जो ड्रग है वो है बिग्यूनाइट्स के अंदर कौन सी ड्रग है, मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन अभी बताया मैंने, मेटफॉर्मिन जो होती है वो किसको एक्टिवेट करती है, एएमपी काइनेज, ठीक है। एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करती है मेटफॉर्मिन। ये एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज जो होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, जो ये एटीपी के फॉर्मेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है उस पाथवे को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। और उसके फॉर्मेशंस के लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी, ग्लूकोज की। ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। डिक्रीज इन सर्कुलेटिंग ग्लूकोज, ये भी सर्कुलेटिंग ग्लूकोज को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। टाइप 2 डायबिटीज में इसका यूज होता है। और ओरल में इसका क्या होता है, मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन होता है। अगर ओरली आप लेते हो तो इसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसका इफेक्ट जो होता है वो 2 to 3 आवर्स होता है। और टॉक्सिसिटी इसके अंदर है, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। लैक्टिक एसिडोसिस अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, इसमें क्या होगा, अपनी बॉडी के अंदर जो है लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये क्या करता है, रीनल और हिपेटिक फंक्शंस को भी क्या करता है, इम्पेयर करता है। और कंजस्टिव हार्ट फेल्यूर के चांसेस भी इसके अंदर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है अल्फा ग्लूकोसाइडेस इनिबिटर। अल्फा ग्लूकोसाइडेस इनिबिटर के अंदर कौन सी ड्रग थी, ए कार्बोस था, मेग्लिटोल था और वोग्लिबोस। तो ये भी क्या करता है, अल्फा ग्लूकोसाइडेस को क्या करता है, इनिबिट करता है। तो उसकी वजह से अगर अल्फा ग्लूकोसाइडेस को अगर इनिबिट करेंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी मोनोसेकेराइड्स होते हैं, ठीक है, और मोनोसेकेराइड्स मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसका ब्रेकडाउन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और उसका ब्रेकडाउन रिड्यूस होगा तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका भी यूज़ कहाँ पे होगा, टाइप 2 डायबिटीज़ में। सबका यूज़ क्या होगा, टाइप 2 डायबिटीज़ में होगा, इंसुलिन को छोड़ के। ओरल रैपिड ऑनसेट, इसको भी कौन से फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, ओरली यूज़ कर सकते हैं। और गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स इसमें भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ऐसे पेशेंट जिसमें क्या होती है, रीनल प्रॉब्लम्स होती है या हिपेटिक प्रॉब्लम्स होती है, जिसको पहले से क्या है, किडनी की प्रॉब्लम है या हिपेटिक डिसीज है, ऐसे पेशेंट में ये ड्रग जो होती है वो क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है थियाजोलिडिन। थियाजोलिडिन के अंदर कौन सा आएगा, पियोग्लिटाजोल से और रोसीग्लिटाजोल, ठीक है। तो ये क्या करती है, रेगुलेट जीन। अब ये अभी मैंने बताया था पीपीएआर, ठीक है, पीपीएआर रिसेप्टर, पीपीएआर गामा रिसेप्टर पे क्या करती है, बाइंड करती है। और ये रिसेप्टर क्या करता है, इंसुलिन रेगुलेटिंग जो जीन्स होते हैं उसको क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। उसकी वजह से इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो है रिसेप्टर पे क्या हो जाती है, या बोले तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो सेल्स पे है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो रिड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये जो ड्रग होती है, ऐसे पेशेंट जिसमें इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलपमेंट हो गया है, ये ड्रग जो है वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और इसका भी यूज़ टाइप 2 में होगा, ठीक है। इसका जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, ओरल होता है, लॉन्ग एक्टिंग होती है, 24 आवर्स मतलब एक दिन तक इसका ड्रग का इफेक्ट रहता है, ठीक है। और इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये क्या करता है, फ्लूइड को रिटेंशन करता है। क्या करता है, बॉडी के अंदर फ्लूइड को क्या करता है, रिटेंशन करता है, जिसको बोलते हैं एडेमा, ठीक है। बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेंशन होता है, एनीमिया डेवलपमेंट होगा, वेट गेन होगा। और मेक्यूलर एडेमा डेवलपमेंट होगा। मेक्यूलर मतलब कि आंखों में जो मेक्यूलर वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे भी क्या होगा, फ्लूइड का डिपोजिशन जो है वो बढ़ जाएगा। और बोन फ्रैक्चर्स के चांसेस होते हैं, वुमेंस में बोन्स जो है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। और इसकी वजह से CHF कंजस्टिव हार्ट फेल्यूर के भी चांसेस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड। ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड नेक्स्ट जो ग्रुप है वो कौन सा है, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड। ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड्स के अंदर क्या आएंगे, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड के अंदर एक्जेटिनाइड, ठीक है। और ये क्या करेगी, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड को क्या करेगी, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड है, ग्लूकागोन फर्स्ट रिसेप्टर पे जाके क्या होगी, बाइंड होगी। और इंसुलिन के सिक्रेशंस को क्या करेगी, बढ़ाएगी इंसुलिन का सिक्रेशन। और ग्लूकागोन के सिक्रेशंस को क्या करेगी, इनहिबिट करने का काम करती है, ठीक है। और ये क्या करती है, एपेटाइट को क्या करती है, रिड्यूस करती है। और
जीआईटी की मोटिलिटी को क्या करती है, उसकी रिड्यूस करेगी, तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, तो इसका यूज़ कब करते हैं, आफ्टर मील। ठीक है, खाना खाने के बाद इस ड्रग का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं रो। ठीक है, और ये क्या करती है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग को क्या करती है, डिक्रीज करती है, एपेटाइट को बढ़ाती है, जो मैं बता चुका हूँ। ये इसका भी यूज़ कहाँ पे आएगा, टाइप 2 डायबिटीज़ में। इसका जो यूज़ है वो क्या है, सबक्यूटेनियस रूट से इसको यूज़ करते हैं, और इसका साइड इफेक्ट है नोजिया है, वोमिटिंग है, एनोरेक्सिया डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, माइल्ड वेट लॉस हो सकता है, और पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो सकता है। ठीक है, सी सेल्स जो होती है, सी सेल्स जो होती है वो कहाँ पे होती है, कैल्सिटोनिन का जो सिक्रेशंस करवाती है, थायराइड पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, वहाँ पे ये सी सेल्स का क्या हो सकता है, इसका ट्यूमर होने का चांसेस होता है रोडेंट में। नेक्स्ट जो ड्रग है डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेस 4 इनहिबिटर। डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेस 4 इनहिबिटर के अंदर कौन सी, सीटाग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन और एलोंग्लिप्टिन और विडाग्लिप्टिन। ठीक है, डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेस 4 इनहिबिटर्स, ये क्या करेगी, ये भी जो है इसका भी यूज़ कहाँ पे यूज़ होता है, आफ्टर मील। कहाँ पे यूज़ होता है, आफ्टर मील इस ड्रग को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता है, इंसुलिन के रिलीज को, ग्लूका ग्लूकोज मीडिएटेड इंसुलिन रिलीज को क्या करता है, सप्रेस करता है, और ग्लूकागोन के लेवल को भी क्या करता है, सप्रेस करता है, और गैस्ट्रिक एम्पटिंग को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है, और एपेटाइट को भी क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। और इसका भी यूज़ जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ में होगा। ठीक है, और ओरल इसकी जो हाफ लाइफ होती है, इसकी भी हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, 12 to 24 आवर्स इसकी ड्यूरेशन है। ठीक है, टॉक्सिसिटी के अंदर वही, टॉक्सिसिटी के अंदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के चांसेस है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, रिनाइटस डेवलपमेंट हो सकता है, हेडेक हो सकता है, और पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन जो है वो रेयर एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती है। पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो सकता है, और रेयर एलर्जिक रिएक्शंस के इसमें चांसेस होते हैं। नेक्स्ट जो है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर के अंदर कौन सी थी, डेपाग्लोफ्लोजिन। डेपाग्लोफ्लोजिन के अंदर कौन सा था, ये क्या करता है, ग्लूकोज के रीएब्जॉर्प्शन को जो है रिनल्स में क्या करता है, इनिबिट करता है। SGLT2 सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनिबिटर, जो चैनल्स होता है, प्रोटीन होता है, उसको ब्लॉक कर देता है। तो रीनल में ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और इंक्रीज क्या करता है, ग्लूकोयूरिया, मतलब कि यूरिन्स के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इसकी वजह से। ठीक है, और टाइप इसका भी फर्दर टाइप 2 डायबिटीज़ में होगा। ओरल हाफ लाइफ इसकी भी 10 to 24 आवर्स है, और इसकी टॉक्सिसिटी क्या है, UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकता है, क्योंकि ग्लूकोज का जो है यूरिन में लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के इसमें चांसेस होते हैं। पॉलीयूरिया, बार बार पेशेंट को क्या होगा, यूरिन आएगा, और बार बार पेशेंट को क्या लगेगा, थ्रस्ट लगेगा, क्योंकि उसका यूरिन जो है वो लॉस होता जा रहा है बार बार। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो, नेक्स्ट जो है वो है अमाइलोइड पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, आइसलेट अमाइलोइड पॉलीपेप्टाइड जो है प्रेमलिनटाइड। ठीक है, प्रेमलिनटाइड के अंदर क्या, एनालॉग ऑफ अमाइलिन। ये किसका एनालॉग है, अमाइलिन है, और अमाइलिन बता चुका हूँ मैं। फर्दर ये क्या करेगा, ये इंसुलिन के रिलीज को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और ग्लूकागोन के रिलीज को क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा, और गैस्ट्रिक एम्पटिंग को स्लो करेगा। ठीक है, और ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को भी क्या करेगा, तो डिक्रीज करेगा। तो ये आफ्टर मील सबसे ज़्यादा अच्छा है इसको इनटेक करने का जो है। ठीक है, आफ्टर मील इस ड्रग को यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ जो टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों डायबिटीज़ में यूज़ होता है। टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ में इसका यूज़ होता है। इसका जो रूट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन सा, सबक्यूटेनियस रूट से इसको यूज़ करते हैं, और इसकी हाफ लाइफ जो होती है वो काफ़ी कम होती है, 48 मिनट्स, मात्र 48 मिनट इसकी हाफ लाइफ होती है। उसकी टॉक्सिसिटी जो होती है, नोजिया, एनोरेक्सिया, ठीक है, और हाइपोग्लाइसीमिया और हेडेक जो इसकी साइड इफेक्ट है। और नेक्स्ट जो ड्रग है वो है डोपामिन एंटागोनिस्ट। इसके अंदर कौन सा आएगा, ब्रोमोक्रिप्टिन। कौन सी ड्रग है, ब्रोमोक्रिप्टिन। ब्रोमोक्रिप्टिन के अंदर जो है D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, इसका यूज करते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, रिड्यूस ग्लूकोज लेवल। ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, रिड्यूस करता है, और इसका यूज जो होता है वो टाइप 2 डायबिटीज में इसका यूज होता है। ठीक, नेक्स्ट जो स्लाइड है, एक
ठीक है। ये डोपामिन का बता रहा था मैं, डोपामिन D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है और ब्रोमोक्रिप्टिन इसमें यूज़ होता है। मिसेलियस कैटेगरी की ये ड्रग है और डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है, सॉरी एंटागोनिस्ट नहीं, ये क्या होता है, डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है और इसकी मैकेनिज्म अननोन है और इसका यूज जो टाइप 2 डायबिटीज़ में होता है। और इसके जो इफेक्ट जो होता है वो कितना होता है, 24 आवर्स, टॉक्सिसिटी, नोजिया, वोमिटिंग और डिजीनेस और हेडेक है। ऑलरेडी इस ड्रग का जो यूज़ जो है वो काफ़ी कम होता है, कोई यूज़ नहीं करता इस ड्रग का इतना, ठीक है। नेक्स्ट जो स्लाइड है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो है वो कवर हो चुकी है, ठीक है।